चार काली देवरानियों की एक गोरी घमंडी जेठानी। रुक्मणी देवी के बड़े बेटे रोहित की शादी मेनका नाम की एक अमीर घमंडी और गोरी लड़की से हुई थी, जिसे पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था। सास रुक्मणी को मेनका कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि कभी कभी वह अपनी सास को भी तेवर दिखाया करती थी। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। अरे मेनका बहू, जरा इधर आना, देखना ये चैनल चेंज नहीं हो रहा, जरा अनोखी सास बहू कहानियां चैनल लगा दे। आपको कुछ आता भी है? बस सास बहू की सीरियल दिखवा लो, फिर मुझ पर तांडव करती रहेंगी। बहू ऐसी होती है, बहू ये काम नहीं करती, उसी को देखकर बिगड़ रही हो आप। तुझसे जितना बोलूं तू उतना क्यों नहीं करती? पता भी है कितनी सीख मिलती है सास बहू की कहानी देखने से। सारी बहू लास्ट में सुधर जाती हैं, और एक दिन तुझे भी सुधरना ही पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। ये लो, लगा दिया है आपका अनोखी सास बहू कहानियां। मेनका सास का फेवरेट चैनल लगाकर चली जाती है। तभी रुक्मणी देवी कहती है, बस बहुत हो गया, इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के तेवर और नहीं देख सकती। अपने चारों बेटों के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि इसकी तरह घमंडी तो बिल्कुल नहीं होगी। कोई गरीब होगी पर सर्वगुण संपन्न होगी। ये कहकर रुक्मणी अपने चारों बेटे निखिल, मोहन, विवेक, मनीष की फोटो पंडित जी को जाकर दिखाती है और अपने मुताबिक लड़की बताती है। फिर पंडित चार एक ही घर की कन्या सुमन, निकिता, पंखुड़ी, रागिनी की फोटो दिखाता है, जो कि काली भी थी। फिर भी रुक्मणी उन्हें देखते ही अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और जटमंगनी पट ब्याह कर अपनी चारों काली बहू का गृह प्रवेश कर घर में लाती है। तभी उनकी शक्ल देखकर जेठानी कहती है, अच्छा माँ जी, मुझसे छुटकारा पाने के लिए, मुझसे उनको सुनाने के लिए आप अपनी चार काली बहू उठा कर लाई हैं। यकीन नहीं हो रहा है, मेरी इतनी स्मार्ट देवर जी ने भी आपकी पसंद से शादी कर ली। भाभी, भला हम माँ की पसंद को कैसे नकार सकते हैं? हमारी पत्नियां सच में ही बहुत सर्वगुण संपन्न है। खैर, आप भी माँ की पसंद हैं। और भाभी, हमारी पत्नियां बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, भले ही दिखने में काली क्यों न हो। बहुओं, ये तुम्हारी बड़ी जेठानी मेनका है और ये जेठ रोहित। नमस्ते जेठ जी, जेठानी जी। ये कहते ही चारों बहू जेठ जेठानी के पैर छूती हैं। देखा, चारों बहू कितनी आज्ञाकारी, आदर्शवादी हैं। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी और बड़ों का सम्मान भी कर लिया। मुझे पता है माँ जी, आप मुझे सुनाने की फिराक में है, लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने इतने पैसे दिए हैं कि कभी मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेनका, यहाँ तुम गलत हो। बड़ों का आदर सम्मान करने में कैसी शर्म, कैसा झुकना। तुम चुप रहो। देख रही हो सुमन दीदी, निकिता दीदी, हमारी जेठानी तो किसी का सम्मान नहीं करती है। हमारे सामने भी माँ जी का अपमान कर रही हैं। हाँ, अमीर है ना इसलिए। बहू, बातें हो गई, जाओ अब सब आराम करो। ये सुनकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन चारों काली बहू घर का काम कर रही होती हैं। वहीं जेठानी ठाट बाट से सोफे पर बैठकर नेल पेंट लगा रही होती थी। तभी रुक्मणी आकर कहती है, मेनका बहू, मेरे कहने का कुछ फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, तुम्हारी छोटी देवरानी बहन के समान है, कम से कम उनका हाथ ही बटा दो। नई रसोई है, उन्हें सामान तो पता नहीं होगा। माँ जी, जब मैं यहाँ काम कर रही थी तो कौन सा आप मुझे बताने आ गई थी? रसोई में भेजते ही खाना पकाना पड़ा था मुझे। उन्हें भी करने दीजिए ये सब। अरे माँ जी, आप दीदी को क्यों कह रही हैं? हमने तो ऑलरेडी सारा खाना तैयार कर लिया। आपको बुलाने आए हैं, खाना खाने आ जाइए। अरे वाह, देखा कितनी तेज है मेरी चारों बहुएं। देख रही हूँ, जब से चारों बहू आई हैं तब से पर लग गए हैं। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इनका बदला तो मैं उन चारों काली कलूटी देवरानियों से निकाल लूंगी। कुछ देर बाद सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें मेनका को छोड़कर घर के सभी चारों लोग बहू के बने खाने की तारीफ करते हैं। ये सुनकर मेनका और जल भुन जाती है। उसके बाद फिर कभी चारों बहू खाना बनाती तो मेनका उनके बनाए खाने में मिर्च मसाले ज्यादा कर देती, जिससे अगली बार खाने पर रुक्मणी कहती है, अरे ये तुम चारों बहू ने कैसा खाना बनाया आज का? कल तो इतना बढ़िया बनाया था और आज तारीफ सुनकर ढील दे दी क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ बराबर डाला था खाने में। हाँ माँ जी, सारा खाना बराबर तरीके से बनाया था। पर आज का खाना सही नहीं बना रागिनी। जाओ जाकर दोबारा खाना बनाओ, सारा मूड खराब कर दिया, आप बच्चे भूखे जाएंगे। कोई बात नहीं माँ। अब तसल्ली मिली मेरे मन को। कुछ देर बाद मेनका सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी कि जानबूझकर जूस फैलाकर कहती है, पंखुड़ी, सुमन, निकिता, रागिनी, हरे कोई है? यहाँ तो आओ।
गंदा हो गया, जरा साफ कर दो। जेठानी जी अभी करती हूँ। और सुमन, तुम जरा जाकर कपड़े धो दो। हाँ काली हो, तुम चारों बहनें जरा हाथ साफ कर लेना, कहीं कपड़े मैले ना हो जाएं। जेठानी जी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप बार बार हमें काली क्यों कहती हैं? अब भला काली को कोई गोरा कह सकता है क्या? नहीं ना? तो चलो जाओ, चारों जल्दी से रसोई घर, कमरे और गार्डन में पानी देने का काम फटाफट करो। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब मेनका हमेशा अपनी चारों काली देवरानी को घर के कामों में उलझाकर परेशान किया करती थी। बार बार खाना बनवाती थी, खुद गंदी करके सफाई करवाती थी, कालेपन के ताने दिया करती थी। वक्त गुजरता है, पांचों बहु अब प्रेग्नेंट थी। रुक्मणी अपनी 5 बहुओं की बराबर सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी, लेकिन इसमें भी मेनका सास की दी हुई पौष्टिक चीजों को खाती नहीं थी। 9वां महीना चल रहा था, चारों काली देवरानी अभी भी घर का सारा काम करती थी और मेनका सिर्फ बैठकर हुक्म चलाया करती थी। एक दिन रागिनी के पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। सुमन दीदी, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा रात से ही दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर के पास ले चलिए। पूरे घर में कितनी देर से देख रही हूँ और चारों बहनें यहाँ हैं। अरे मुझे भूख लगी थी, कहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट? रागिनी, मेरे लिए दूध और टोस्ट लेकर आओ। जेठानी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी, आप मैनेज कर लीजिए। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारी तरह, बहाने बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो काम नहीं करना। ज्यादा बन रही है ना अपने आप को चारों बहनें, अभी सिट्टी पिट्टी गुल करती हूँ। ये कहकर वो इस कमरे के बाहर तेल डाल देती है। चारों की चारों गिरेंगी ना, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। कुछ देर बाद चारों बहू अपने कमरे से बाहर आती हैं कि फिसल कर गिर जाती हैं, जिससे चारों का लेबर पेन शुरू हो जाता है और सर में भी चोट लग जाती है। आवाज सुनकर रुक्मणी और मेनका आते हैं तो मेनका फिसल कर पेट के बल गिर जाती है, जिससे सबसे ज्यादा चीख उसकी निकलती है। माँ जी मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी 5 गर्भवती बहुओं को गिरा दिया। अरे सरसों का तेल यहाँ पर कैसे आया? जल्दी से मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। रुक्मणी के कहते ही एम्बुलेंस और उसके बेटे घर पहुंचते हैं। फिर 5 बहू को हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां चारों बहू की डिलीवरी नॉर्मल हो गई, लेकिन मेनका का C सेक्शन करना पड़ता है। होश में आने के बाद डॉक्टर 5 बहू को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर देता है, जहां रोते हुए मेनका कहती है, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चारों देवरानी तो ठीक दिख रही है, उनके पास इतनी मशीन नहीं, लेकिन मेरे पास क्यों है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तेरा बच्चा ठीक है, तुझे ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन चारों बहू की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। लगता है माँ जी मेरा किया हुआ मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मैंने चारों देवरानियों को गिराने के लिए वो तेल फेंका था, लेकिन मैं ही पेट के बल गिर पड़ी और मेरा ऑपरेशन हो गया, वरना मैं भी देवरानियों की तरह नॉर्मल डिलीवरी करती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ भी बहुत बदसलूकी की और तुम चारों भी मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड की पट्टी आज आंखों से उतर चुकी है और साफ देखने पर पता चल रहा है इंसान का गोरा होना महत्व नहीं रखता, उसका स्वभाव दिलप्रिय होना चाहिए। काली गोरी तो बस नाम की चमड़ी है। मुझे खुशी है जेठानी जी, आप हमारे जज्बात समझ गई। देखा बहू, मैंने कहा था ना एक दिन तू भी सुधर जाएगी। क्या अंत भला तो सब भला। मेरे तो 4 पोते और 1 पोती है, जमकर नाचूंगी। इसके बाद रुक्मणी अपनी 5 बहू और पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी रहती है। उनके नामकरण पार्टी में खूब नाचती है। प्राची अपने 4 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सभी की जिंदगी खुशी खुशी अच्छे से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक ही प्राची की तबीयत खराब हो गई। माँ, मुझे अभी साहूकार जी के बेटे ने एक अस्पताल के बारे में बताया है, मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा, आप तैयारी कर लो। नहीं बेटा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब मुझे किसी डॉक्टर की नहीं, बस अपने परिवार और अपने बच्चों की जरूरत है। माँ, इस तरह हिम्मत मत हारो, आप ठीक हो जाओगी। हमारे पास क्या पैसे की कमी है? हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। बेटा, जब इंसान के जाने का वक्त आता है तो ना पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ रखे रह जाते हैं। पता नहीं मैं अब और कितने दिनों तक जिंदा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम लोग खुश रहो, बस इसीलिए मैं एक काम करना चाहती हूँ। प्राची ने ऐसा बोलकर अपने बेटों में अपने सारे धन संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जो जितने हिस्से के लायक था, मैंने उसे उतने ही हिस्से का हकदार बनाया है। लेकिन माँ, भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मैंने बोला तो अभी, जो जितने हिस्से के काबिल है उसे उतना ही मिलेगा। नहीं माँ,
मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूं। मैं भी, और मैं भी। लेकिन भाइयों, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, तुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिल गया ना, बस इसीलिए तू शांत है। इसी तरह पांचों भाइयों में बहस शुरू हो गई और वो बहस धीरे धीरे एक लड़ाई में बदल गई। अरे अरे मेरे बच्चों सुनो। प्राची उन्हें बहुत आवाज दे रही थी, लेकिन बीमार माँ की पुकार को किसी भी बेटे ने नहीं सुना। आखिर में जब बात हाथापाई तक आने वाली थी तो ये सब देखकर प्राची को हार्ट अटैक आ गया। माँ, आप ठीक हो? माँ, मेरे बच्चे, तू बेशक सबसे छोटा है लेकिन समझदार भी है। कभी भी इस घर में लड़ाई झगड़े मत होने देना। अगर रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, लेकिन कभी भी। ऐसे अपने आखिरी शब्द बोलकर प्राची ने दम तोड़ दिया। प्राची के बेटों ने सभी विधियों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अभी भी बंटवारे वाली बात कोई भी भाई नहीं भूला था। माँ की मौत के 1 महीने बाद ही फिर से यही मुद्दा उठा। सुनिए जी, जब तक हमारे पास बंटवारे का ज्यादा हिस्सा रहेगा तब तक इस घर में शांति नहीं आएगी। सही कहा तुमने दिया। भैया, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं ऐसा क्या करूं कि इस घर का सुकून और शांति बरकरार रहे? वैसे देखा जाए तो इस पूरे फसाद की जड़ तू ही है, तो अच्छा होगा कि तू खुद ही यहाँ से चला जाए। हम इस घर में तेरे हिस्से को खत्म करते हैं। ठीक है। राम और दिया ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला और वो दोनों अपने बेटे बॉबी के साथ घर छोड़ आए और एक छोटी सी जगह पर एक भूसे की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उस बड़े से घर से ज्यादा हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में सुकून है। रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हम यहाँ खाएंगे क्या? मेरा सिर्फ घर में से हिस्सा खत्म हुआ है। खेत पर अभी भी मेरा पूरा हक है। मैं खेत से तरबूज लाकर बेचूंगा जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। अगली सुबह राम खेत पर गया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बाहर ही रोक लिया। कहाँ? भाई, कम से कम मेरे खेत तो मुझसे मत छीनो। अरे निकल यहाँ से, अब ये खेत तेरे नहीं हमारे हैं। तीनों भाइयों ने राम को खेत के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया और बेचारे राम को बिना वजह बहुत मारा और उसे वहां से भगा दिया। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। राम जी, आप रहने दीजिए, अब मैं वहां जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि ये लोग मुझे खेत पर काम करने से कैसे रोकते हैं। दिया खेत पर गई और जाकर अपने तरबूजों की देखभाल करने लगी। जो तरबूज पक चुके थे उन्हें उसने तोड़ लिया और राम उन्हें बाजार में बेचने निकल गया। अरे वाह, बड़े ही पके हुए और ताजे तरबूज लग रहे हैं। बिल्कुल, अभी खेत से लेकर आया हूँ। अरे ऐसा है तो लाओ, खिलाओ हमें भी एक तरबूज। राम की अच्छे से बिक्री हो रही थी। रोज यही सिलसिला जारी था। दिया तरबूज के खेत में काम करती थी और राम उन्हें बाजार में बेच देता था, लेकिन ये बात दिया के जेठों को खटक रही थी। हमारी भाभी कुछ ज्यादा ही फ्लो में आ रही हैं, इसको रोकना पड़ेगा। क्यों भाइयों? तीनों भाइयों ने इसी तरह एक प्लान बना लिया और जैसे ही एक दिन दिया तरबूजों को पानी देने के लिए खेत से हैंडपंप के पास आई तो उसके तीनों जेठ ने उसे वहीं पर घेर लिया। जेठ जी, ये क्या बदतमीजी है? हटिए, मेरा रास्ता छोड़िए। रास्ता छोड़े तेरा? ये ले। रोहित ने दिया को जोर का थप्पड़ मारा और उसका सर हैंडपंप में जाकर लगा। आह! अरे इसमें तो अभी भी जान है, ये ले। इसी तरह मोहित और अजय ने भी उसके ऊपर वार किया और बेचारी दिया वहीं मर गई। उसका बच्चा भी ये सब देखकर रो रहा था। उन तीनों हैवानों ने वहीं पर हैंडपंप के पास ये गड्ढा खोदकर दिया को दफन कर दिया, लेकिन उसका बस शरीर ही मरा था। चुड़ैल के रूप में अपना बदला लेने दिया की आत्मा लौट आई। दिया की मौत के बाद राम ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। राम के भाई उसे खेत में नहीं घुसने देते थे, जिसकी वजह से उसे एक साहूकार के यहाँ अनाज वगैरह के कट्टे उठाने का काम करना पड़ा। एक दिन राम वहीं हैंडपंप के पास से अपनी छाती पर एक कपड़े से बच्चे को बांधे हुए और कमर पर बोरा संभाल कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर पर पसीना था और उसकी हड्डियां भी निकल आई थी, जिसे देख दिया को बहुत गुस्सा आया। उन हैवानों ने हमसे हमारा चैन सुकून छीना है, अब मैं उनसे उनकी सांसें छीन लूंगी। मेरे पति और अपनी मौत का बदला अब मैं लूंगी। दिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां पर रोहित पानी भरने आया। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना और खेतों को नहलाना चाहिए। मौत आए ना आए, मरना चाहिए। कौन बोला? तेरी मौत। रोहित ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो दिया चुड़ैल रूप में वहां खड़ी हुई थी। उसे देखते ही रोहित की बोलती बंद हो गई। क्या हुआ? बोल ले, मांग ले आखिरी बार अपनी जान की भीख, क्योंकि अब तुम मरेगा। दिया ने ऐसे बोलकर अपने बालों से रोहित के गले में फंदा बना दिया और उसे वहीं पेड़ पर लटका दिया। रोहित तड़प तड़प कर वहीं मर गया। जब मोहित और अजय खेत में आए तो रोहित की लाश को देखकर हैरान हो गए। अरे ये किसने किया? भैया, भैया, अरे अरे जल्दी से भाई के लिए पानी लेकर आ। अजय पानी लेने गया कि तभी वहां पर मोहित के पास दिया आ गई।
भाई के मरने का दुख हो रहा है, चल तो अब तू भी वहीं जाने को तैयार हो जा जहाँ तेरा भाई है। कौन हो तुम? वही जिसे तूने बेरहमी से मार दिया था। दिया ने अपने पैने नाखूनों के वार से मोहित को भी वहीं मार डाला। अजय अपने दोनों भाइयों को मरा हुआ देख जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुनकर रोहित और मोहित और उनकी पत्नी घर से निकल आई। अरे किसने किया ये? सामने आ। अजय के ऐसा बोलने पर दिया वहां आ गई। सभी उसे देखकर बहुत डर गए। कौन हो तुम? वही जिसने तेरे भाइयों को मारा है और अब तेरी बारी है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ऐसा बोलने पर दिया ने उसे सब कुछ याद दिलाया। रोने चिल्लाने की आवाजों से राम भी वहां पर आ गया था। दिया की बात सुनकर वो सब कुछ समझ गया। दिया, क्या ये तुम हो? ये सब कैसे हुआ? राम जी। ए राम, अपनी बीवी को बोलना कि ये मुझे कुछ न कहे। आज तू नहीं बचेगा। दिया ऐसा बोलकर बस अजय को मारने ही वाली थी कि तभी राम ने उसे रोक लिया। दिया, माना ये कैसे भी हैं, लेकिन है तो ये मेरे भाई ही ना। इस तरह तुम इन्हें मत मारो। इन्हें इनकी गलतियां गुनाहों की सजा पुलिस देगी। ठीक है, अगर आप कहते हो तो। दिया ने अपने पति की बात मान ली और वो अपने बच्चे के सर पर हाथ फेर कर वहां से चली गई। अजय को राम ने मर्डर केस में पुलिस के हवाले कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। राम को उसका हिस्सा भी वापस मिल चुका था और उस दिन के बाद से राम ने अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की।